नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। कमोडिटी टुडे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक समस्या दिखाई दे रही है और एक साथ के साथ वहां से एक अच्छी खबर भी है राइस को लेकर। राइस के मामले में इस बार सरकार ने तकरीबन 42.95 मिलियन टन की खरीदारी कर ली है। ये अक्टूबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 का आंकड़ा है और जिसमें कहा जा रहा है कि 3.7% पिछले बार से अधिक खरीदी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो वहाँ के राइस मिलर्स हैं, वो संकट में हैं, वो परेशानी में हैं। उसका बड़ा कारण है कि वो कह रहे हैं कि उनकी जो मिल है, वो सप्ताह में 1 दिन चल रही है। तो सप्ताह में उनकी मिल 1 दिन क्यों चल रही है? पूरी उस मिल 7 दिन या 6 दिन क्यों नहीं चल पा रही है? और जिसके कारण से वो को घाटा हो रहा है। ज़ाहिर-सी बात है अगर आपका एक सेटअप है, एक फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है और वो इंडस्ट्री रोज़ नहीं चलेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको कॉस्ट निकालनी मुश्किल हो जाएगी। तो आखिरकार जब इतनी अच्छी खरीदारी सरकार कर रही है, तो राइस मिल्स चल क्यों नहीं रही हैं? इस विषय पर आज हम बात करेंगे और समझेंगे कि असल में मामला क्या है, मुद्दा क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं छत्तीसगढ़ से डॉक्टर विजय गोयल जो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं आईआरएफ के। विजय जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। इस विषय में मेरा ये कहना है विजय जी मैं इस पे आगे चलूं बट उससे पहले एक चीज मैं समझना चाहता हूं दर्शकों के लिए भी जो मतलब मे बी ट्रेडर्स ना हो। जब हम ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है, तो धान का कटोरा क्यों कहा जाता है पहले ये बताइए, फिर आगे हम मुद्दे की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बेसिकली जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो मेजर क्रॉप है वो पैडी की क्रॉप है और यहाँ पे मेजर कंजम्पशन भी पैडी का ही है। और यहाँ पे खरीफ के सीजन में करीब करीब जो है 14 से 15 मिलियन टन पैडी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। उसी तरीके से रबी में जो है यहाँ पे 1.5 से 2 मिलियन टन पैडी प्रोड्यूस होती है यहाँ पे। सर कितनी 14 to 15 मिलियन टन या 40 to 50? नहीं 14 to 15 मिलियन टन, 1 करोड़ 40 लाख टन। ठीक है, तो लेकिन सर 14 to 15 मिलियन है तो ये जो 42.95 मिलियन टन की जो खरीद की बात आई है तो वो सर ये फिर इतनी तगड़ी खरीद कहाँ से और कैसे हो गई? नहीं सर आपको जो है मैंने आपको कितना आपने बताया मुझे? मैंने बताया 42.95 मिलियन टन। नहीं ये रॉन्ग फिगर है एक्चुअली 14.2 है, 14.29 है वो। 1 करोड़ 42 लाख टन। अच्छा ठीक है, तो ये डेटा जो मेरे पास है आई थिंक फिर आप जैसा कह रहे हैं गलत है। ठीक है, तो अब ये तो आपने बात बताई कि ये इसका कारण ये है। अब ये जो राइस मिलर्स की जो समस्या है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या वाकई में ये समस्या राइस मिलर्स के साथ आ रही है कि जैसा वो कह रहे हैं कि भाई सप्ताह में 1 दिन भी मिल को चलाना मुश्किल हो रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, इसमें ये मिलर्स की जो शिकायत प्रॉब्लम है उसका मेन कारण क्या है कि हमारे पास में वर्तमान में सरकार के पास में करीब करीब 40 मिलियन टन चावल हमारे पास में, हमारी सारी जितनी भी योजनाएं हैं उनकी रिक्वायरमेंट को घटाने के बाद हमारे पास में इतना सरप्लस है। तो हमारे सारे सरकारी गोदाम जो है एफसीआई के, सीडब्ल्यूसी के, सब उन्हीं से भरे पड़े हुए हैं पूरे भारतवर्ष में। तो ये छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति है कि स्टोरेज का प्रॉब्लम है। इसके कारण से राइस मिलर जितना कस्टम मिलिंग के लिए उनको पैडी मिला हुआ है, वो जब उसको मिलिंग करते हैं और उनको स्पेस का अलॉटमेंट नहीं मिल पाता तो उसके कारण से उनकी मिल जो है माह में 5 से 7 दिन ही चल पाती है। तो जिसके कारण से उनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ओके, तो मतलब मिलिंग मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि स्टोरेज यानी कि अगर मतलब हमारे पास सरप्लस डेटा है, सरप्लस स्टॉक है, लेकिन उसके बावजूद जो स्टोरेज की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। तो थोड़ा सा और ये समझाएं, जब हम स्टोरेज की समस्या की बात करते हैं तो ये जो स्टोरेज है ये मिलर्स के पास होती है या सरकार स्टोरेज प्रोवाइड करती है? ये स्टोरेज जो है सरकार प्रोवाइड करती है। सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बतला दूं। किसान जो है किसान समिति में आकर के अपना पैडी बेचता है और वहां से पैडी को जो है कस्टम मिलिंग के लिए सरकार जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मार्कफेड है
वो इसको जो है मिलर को कस्टम उनके साथ एग्रीमेंट करके कि भाई आप इसको हमें कस्टम मिलिंग करके दे दीजिए, और वो उनको दे देती धान। अब उसके बाद में जितना भी धान उनको वो देती है उसका 67% रॉ जी राइस के केस में और बॉइल्ड राइस के केस में 68% उनको मिलिंग करके एफसीआई के गोदाम में या सीडब्ल्यूसी के गोदाम में देना पड़ता है। तो दोनों जगह पे यानी स्पेस यानी कि जब 100 किलो का धान देती है तो सरकार उससे 67 केजी राइस मांगती है तैयार। तैयार, ये जी उनके नॉर्म्स है। तो उसमें ठीक जो है। है उसमें दिक्कत यही आ रही है कि उनके पास स्पेस नहीं है, तो मिलर्स जो है माह में जो है 5 से 7 दिन ही उनकी मिलें चालू हो पा रहे हैं, जिसके कारण से उनको बहुत हैवी लॉस हो रहा है मिलर्स को। ओके, तो अब इसमें सर मान लीजिए अगर स्पेस नहीं है, स्टोरेज नहीं है और जिस तरह से आपने कहा कि उनकी मिल्स नहीं चल पा रही हैं, तो इसमें जो समस्या है तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें इसका कल्प्रिट कौन है? मतलब क्या जो स्टोरेज के जो चैलेंजेस आ रहे हैं सरकार वो है या प्राइवेट सेक्टर्स के जो मिलर्स हैं वो भी कुछ मिलके सभी लोग मिलके एक साथ कोई स्टोरेज का वो कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या सरकार को भी निकालना होगा? नहीं, सरकार को इसमें एक ही सॉल्यूशन है कि सरकार जो है अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाए। और पूर्व में जो है पिछले वर्ष जो है सरकार ने इसके लिए काफ़ी फंड्स भी एलोकेट किया था बजट में केंद्र सरकार ने, मगर अभी भी फिर भी शॉर्टेज है। बीच में क्या हुआ कि हमने जो है बीच में क्राइसिस थी राइस की पूरे वर्ल्ड में, तो हमने इसके ऊपर में एक्सपोर्ट बैन कर दिया था इसका। तो उस पीरियड से उसके कारण से, और दूसरा इंटरनेशनल मार्केट भी जो है काफी क्रैश कर गया है, और उसके सरकार ने लास्ट ईयर ड्यूटी भी हटा दी। उसके बावजूद भी जो है अभी हमारा शेयर जो है ना राइस एक्सपोर्ट में वर्ल्ड में 45% शेयर है हमारा। उसके बावजूद जो है हमारे पास इतना सरप्लस स्टॉक हो गया है, और हम इथेनॉल को भी दे रहे हैं, इथेनॉल की भी रिक्वायरमेंट कम है अभी, फिर भी हमारा जो सरप्लस स्टॉक है ऑफलोड नहीं हो पा रहा है। तो इस मामले में जो है स्टोरेज ही एक सब मेन समस्या। मिलर के इसमें कोई दोष नहीं है, मिलर तो नुकसान उठाना पड़ रहा है मिलर को। बिल्कुल, तो विजय जी अब इसमें 2-3 चीजें जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर जब एक स्टोरेज एक बड़ा चैलेंज है, हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक सरप्लस है, नई क्रॉप आने वाली है, तो ऐसे केस में हमारे पास वो स्टॉक जो नया वाला होगा वो रखने के लिए और मुश्किल होगी, और जो पुराना वाला स्टॉक है उसको हम क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसे केस में तो वही कहानी नहीं होगी जाएगी जो पहले हम सुना करते थे कि भाई अनाज सड़ गया, उसको चूहे खा रहे हैं या उसको फेंकना पड़ रहा है, और लेकिन जनता तक, आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या मतलब सरकार को भी समस्या आएगी, आम जनता को भी समस्या थोड़ी-सी झेलनी पड़ सकती है, मिलर्स को समस्या ऑलरेडी आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? नहीं, इसमें जो है देखिए आम जनता को इससे कोई तकलीफ नहीं है। इसमें मेन जो है बस कि चूंकि ये हमारे पास स्टोरेज की समस्या है, जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है वो भी डिस्पोज नहीं हो पा रहा है, तो अल्टीमेटली उसको जो है उसको सुरक्षित रखने की कॉस्ट होती है, तो वो हमें बियर करनी पड़ रही है सरकार को। तो और दूसरा वो माल खराब होगा तो टैक्स पेयर का पैसे का नुकसान होगा वो, और देश का भी बिल्कुल, नुकसान। मैं वही कह रहा हूँ कि आम जनता को इसलिए मैंने कहा दिक्कत आ सकती है या मतलब उनको फायदा हो सकता है। मैं ये कहूँ कि अगर जो इसको डिस्पोज ऑफ करने का कुछ अच्छा सा स्कीम या कुछ अच्छा सा प्लान बना दे सरकार, तो अगर डिस्पोज ऑफ करेंगे तो माल जो है ना जनता तक जो है कम दरों पे भी पहुंच जाए और उसको नुकसान होने से भी बच जाए, तो कहते हैं विन विन सिचुएशन तो बन सकती है ना ये। आज की डेट में जनता के पास में सफिशिएंट स्टॉक पहुंच रहा है, इसमें कोई किंतु नहीं है। पीडीएस की शॉप में जितना जिनकी एलिजिबिलिटी है सबको मिल रहा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली जो हमारे पास सरप्लस स्टॉक है इसको डिस्पोजल का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैंने बीच में सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी सुझाव दिया था कि भाई आप जितना भी प्रोक्योर पैडी करते हैं और उसके एवज में आप पूरा का पूरा मटेरियल जो है कस्टम मिलिंग कराते हैं आप। तो हमारा ये कहना है कि जो जिस वैरायटी के पैडी की जो है एक्सपोर्ट में राइस की डिमांड है, तो उसको अलग से आप स्टैक कर लीजिए, और जितना आपने प्रोक्योर किया है उसका कम से कम 33% जो है आप ओपन मार्केट में मिलर्स को बेच दीजिए। आप ई ऑक्शन में बेचिए या राइस का जो है एक प्राइस पैरिटी डिफाइन करके प्राइस मैचिंग कॉन्सेप्ट में बेच दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको जो स्टोरेज की, कम से कम छत्तीसगढ़ में जो स्टोरेज की समस्या है उससे 31% स्टोरेज की समस्या से आपको करंट ईयर के चावल की समस्या से आपको समाधान मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो है
अगर आप ये मटेरियल राइस मिलर को बेचते हैं तो उसमें 9,000 रुपए टन का केंद्र सरकार को बचत हो जाएगी, जो कि आज की डेट में ओएमएसएस में 2800 रुपए में बेचने के कारण से उनको नुकसान हो रहा है। जी, तो अब यहाँ पे जैसे आपने कहा कि सरकार को इतनी बचत हो जाएगी, तो सरकार को जैसे आपने लेटर लिखा, आपने हमें भी भेजा था, मैं भी अपने एडिटर को बोलूंगा कि वो उसको स्क्रीन पे दिखाएं ताकि जनता को भी समझ में आ पाए। तो ये जो आपने एक डेटा बनाया, तो ये किस रिसर्च बेस पे आपने बनाया है कि भाई जिससे आपको लगता है कि सरकार को ये आपका जो दिया हुआ सुझाव है वो मानना चाहिए और इससे सरकार को भी फायदा होगा और मिलर्स को भी फायदा होगा? इस रिसर्च का मेन जो जिस तरीके से हमने रिसर्च की, अभी छत्तीसगढ़ में जो खरीफ सीजन में जो पैडी होती है उससे जो चावल बनता है, सरकार अभी 25% ब्रोकन क्वालिटी का जो है राइस लेती है, 67% की डिमांड करती है, जबकि मिलिंग के दौरान वो जो है 52% ब्रोकन का 52 से 55% ही राइस प्रोड्यूस होता है। अब ये जो बचत मटेरियल है, मिलर को जो है मार्केट से पैडी प्रोक्योर करके फिर देना पड़ता है, तो ये सरकार के ऊपर एक बर्डन है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार अगर 9% मटेरियल जिसकी कीमत 252 रुपए होती है, 2800 रुपए के हिसाब से सरकार ऑलरेडी बेच रही, कोई बायर ही नहीं मिल रहा है उनको, तो वो 252 रुपए का जो है वो 9% चावल कम ले, उसके एवज में जो है आपको 100 रुपए जो है कस्टम मिलिंग के 20 रुपए प्लस 80 रुपीज बोनस, 100 रुपए कस्टम मिलिंग के चार्जेस मिलर को नहीं दे वो, और उसके अलावा 65 रुपीज 45 राइस के कर्नल्स के अगेंस्ट में देती है वो, और इसके अलावा जो है धान के और उठाव और परिवहन के लिए 95 रुपीज का करीब खर्च आता है, तो ये 260 रुपए का खर्च है। तो ये 260 सरकार को देना नहीं पड़ेगा और 9% राइस कम ले ले वो, तो इस जो 9% राइस कम लेगी सरकार, उसके ऊपर में सरकार को 16,000 रुपए टन का फायदा होगा। 16,000 रुपए प्रति टन का फायदा होगा। बचत होगी, फायदा तो नहीं है, बचत, नुकसान कम होगा। नुकसान कम होगा। अब यहाँ पे मेरा विजय जी एक सवाल है, बड़ा मासूम सा सवाल है। सवाल मासूम यूं है क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि 100 किलो के धान में सरकार 67% चावल यानी कि 67 केजी चावल की मांग करती है, लेकिन आप ये दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं कि इतना चावल नहीं निकलता है, वो 55 से 57 किलो चावल ही निकलता है। 52 से 55, सॉरी 52 से 55। तो जब 52 से 55 किलो चावल निकलता है तो ये 67 केजी की डिमांड सरकार की तरफ से क्यों होती है और मिलर्स ये 67 केजी चावल देने को तैयार क्यों हो जाता है? मतलब जब एक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब चावल के प्रोडक्शन ही कम हो रही है तो फिर मांग ज्यादा क्यों है और दिया क्यों जा रहा है? अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फिर करप्शन वाली बात तो आ जाती है ना बीच में। नहीं, करप्शन वाली बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि सरकार 25% ब्रोकन का राइस लेती है, रॉ राइस, और मिलिंग के दौरान जो है करीब करीब इसमें एक्स्ट्रा ब्रोकन निकलती है, तो मिलर क्या करता है कि इस ब्रोकन को मार्केट में बेचता है और उसके बदले में फ्रेश राइस लेता है, और वो ऐसा करके 67% जो है सरकार को पूरा करता है। तो अब इसमें सर विजय जी ये तो आपकी बात रही। अब जो राइस मिलर्स हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं? मतलब जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? उनकी मतलब जो ईज ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द राइस है, जो मिल है, वो कैसे सुचारू रूप से चले? स्टोरेज अगर ये समस्या हर बार बनी रहेगी और फसल हर बार अच्छी होती रहेगी तो जो अभी तक आपसे मैंने चर्चा करी, बात करी, वो तो ये समझ में आ रहा है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि स्टोरेज की तरफ सरकार ध्यान दे और स्टोरेज प्रोवाइड कराना शुरू करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे, तभी ये सॉल्यूशन निकल सकता है। अदरवाइज राइस मिलर्स परेशान ही रहेंगे और हो सकता है आने वाले समय में वो मिल बंद करने पे या दूसरे किसी बिजनेस पे स्विच करने का भी वो सोचें। इसमें मेरा सरकार को एक सुझाव दिया है हमने केंद्र सरकार को कि सरकार अभी क्या करती है कि 100% जितना उन्होंने पैडी प्रोक्योर किया वो कस्टम मिलिंग कराती है। तो हमारा ये कहना है कि जो हमारे में जो पतले वैरायटी के धान है जिसकी लेंथ जो है 5.9 एंड अबव है, उसको अलग से सेग्रीगेट किसान जो लाता है वो 5.9 कैटेगरी का जो पतला धान उगाता है उसको अलग ही लेके आता है वो, तो वो इस टैगिंग ही उसको अलग कर दे
और ये जो है इसको ऑक्शन के थ्रू 33% एक नॉर्म सी बना ले, क्योंकि हमारे पास में पैडी का प्रोडक्शन बढ़ गया है और हमारी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक पॉलिसी बना ले कि हमें 33% जो है ऑक्शन के रूट से हमें पैडी ही बेच देना है। तो 33% अगर हम पैडी को सेल कर देते हैं तो उससे 22.11% राइस बनेगा। तो इतनी स्टोरेज की समस्या तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। और जैसा मैंने बताया पहले आपको बताया कि अगर सरकार जो है 67% की जगह 58% ले लेती है तो 9% वहां पे उनको लेना नहीं पड़ेगा। जी। तो इस तरह 31.11% जो स्टोरेज है ये समस्या का समाधान निकल जाएगा यहाँ पर। ये समस्या का समाधान निकल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये सबको एक बार बैठ के समझ के बात करने की जरूरत है कि जब तक अगर नई स्टोरेज नहीं बनती है तो उसके लिए क्या दूसरे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे फौरी तौर पे राहत मिले। अब एक चीज और बताइए थोड़ा सा, इससे मैं अलग हट के सवाल पूछ रहा हूँ कि राइस एक्सपोर्ट में छत्तीसगढ़ का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना कंट्रीब्यूट करता है छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ राइस में नॉन बासमती राइस में आज की डेट में करीब 25% का कंट्रीब्यूशन है उसका एक्सपोर्ट। अच्छा, पूरे देश का जो एक्सपोर्ट है उसका सिर्फ नॉन बासमती में 25% सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ का। अच्छा, तो यानी कि इतनी ज्यादा पैदावार छत्तीसगढ़ में राइस की होती है और उसी हिसाब से आपने कहा कि एक स्टेपल फूड भी है, वहां का खपत भी सबसे ज्यादा होती है। राइट। तो आने वाले समय में क्या हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है एक राइस एक्सपोर्ट हब बन सकता है? ये सरकार के ऊपर में निर्भर करता है। हमारी अगर हम तो सरकार को ये सुझाव देते हैं कि आप जो है छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग में आप जो भी प्रोक्योर करते हैं, जब तक हमारा सरप्लस स्टॉक नहीं खत्म हो जाता है, तो जो ओएमएसएस के रेट हैं, ओएमएसएस के रेट आज की डेट में 2800 रुपए के हैं। अगर आप जो है रिवर्स कैलकुलेशन में 67% जो है आप से करते हैं तो 1876 रुपए की आपकी पैडी की कॉस्टिंग आती है। तो 1876 रुपए में आप मिलर को पैडी दे दीजिए, 1900 रुपए में मिलर को पैडी दे दीजिए, जिसके कारण से वो एक्सपोर्ट में चला जाएगा पूरा मटेरियल। तो ये एक्सपोर्ट हब बन जाएगा। तो ये एक्सपोर्ट हब बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो विजय जी, अगर हम ये बात करें कि जैसी सिचुएशन है, जिस तरह से सभी लोगों को कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बिजनेसमैन को उसको थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, तो आने वाले समय में अगर हम बात करें सिर्फ अगले 2 सालों की, तो 2 सालों में क्या आप देखते हैं जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है, पॉलिसीज का इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अगले 2 सालों में क्या सेक्टर और सुधरेगा या और चैलेंजेस आ सकते हैं? देखिए, अगर मैं जैसा सुझाव दे रहा हूं कि जो पैडी ग्रोइंग स्टेट्स हैं उसमें आप कम से कम 33% जो है राइस 33% पैडी जो है आपको मिलर को डायरेक्ट कैश एंड कैरी और बैंक गारंटी के अगेंस्ट में आप उनको सेल कर दीजिए। तो हमारे पास में एक्सपोर्ट का पोटेंशियल भी बढ़ेगा और उच्च गुणवत्ता का जो है हमारे को पैडी मिलेगा, जिसके कारण से एक्सपोर्ट में हमारी इमेज भी अच्छी बनेगी, ब्रांडिंग से भी हम लोग मटेरियल बेच पाएंगे मिलर्स। जी। और जी। इसके अलावा मेरा तो ये कहना है कि सरकार जो है जो इथेनॉल प्लांट्स हैं, जी, इथेनॉल प्लांट को जो राइस का कोटा उन्होंने दिया हुआ है वो भी पैडी ग्रोइंग स्टेट से ही दे, जिसके कारण से जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, स्टोरेज का खर्चा, ये सारे खर्चे के मद में जो है सरकार को काफी बचत हो जाएगी। और अगर जितना भी पैडी जो है सरकार राइस मिलर को कैश एंड कैरी बेसिस और बैंक गारंटी के अगेंस्ट में सेल करती है, उसमें 9,000 रुपए टन की बचत होगी सरकारी खजाने को। और ये डिसीजन जो है ये केंद्र सरकार को लेना है, राज्य सरकार के परव्यू का डिसीजन नहीं है। राज्य सरकार तो अपने एंड से ऑलरेडी बोनस दे ही रही है किसानों को। और ये जो है केंद्र सरकार को जो है ना ये डिसीजन लेना है कि भाई हमारे अकाउंट का जो भी आप ने पैडी खरीदा है उसको प्राइस में कन्वर्ट करने की बजाय आप पैडी बेच दीजिए, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है देश की अभी। बिल्कुल ठीक है विजय जी, मैं समझता हूं कि जो आपने सुझाव रखे हैं अगर उनको सरकार मानती है तो एक इसका सॉल्यूशन डेफिनेटली निकल सकता है। और जो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं तो सरकार को इस पे थोड़ा सा सीरियसली और थोड़ा सा तेजी से
सोचना और इम्प्लीमेंट करना चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये भी देखना है कि जब मिल नहीं चलती है, तो जो मिलर है उसके ऊपर लोन्स भी बहुत सारे होते हैं, उसको ईएमआईज़ भी सारी देनी पड़ती हैं, बिज़नेस लोन होते हैं, सैलरीज़ देनी पड़ती हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा नहीं कि उसका प्रॉफ़िट कम होता है, बल्कि उसकी जेब से भी पैसे जा रहे होते हैं, वो नुकसान हो रहा होता है, और ऐसी सिचुएशन में कई बार लोग स्विच करने का भी सोचते हैं। तो किसी भी तरह से करके सरकार को इसके ऊपर पहल करनी चाहिए, तेज़ी लानी चाहिए, क्योंकि किसान का काम तो है धान उगाना। किसान धान उगा देता है और बाज़ार में दे देता है, और व्यापारी क्या करता है, उस धान को चावल बना के बाज़ार तक, ग्राहकों तक पहुँचाता है, और एक्सपोर्टर हमारे जो सरप्लस स्टॉक हो जाता है उसको विदेशों तक पहुँचाता है, और सरकार का काम है सिस्टम बनाना और सिस्टम को चलाना। तो ये एक सिंक्रोनाइज़ेशन होना इस ट्रेड में या किसी भी ट्रेड में बहुत ज़रूरी है, और जितनी जल्दी और जितनी तेज़ी से एक सिंक्रोनाइज़ेशन होगा, मैं समझता हूँ कि गाड़ी उतनी ही स्मूथ चलेगी। इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब गाड़ी के 4 पहिए हैं, तो 4 पहिए में एक किसान है, एक एक्सपोर्टर है, और एक ट्रेडर है, और साथ एक सरकार है। अगर कोई भी एक पहिए में हवा कम या ज़्यादा होती है, तो गाड़ी बम मारने लगती है या ताकत ज़्यादा लेती है। तो इसी तरह से इस ट्रेड को भी हमें चलाना होगा और समझना होगा। विजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और जो दर्शक हमारे इस चैनल को देखते हैं, कृपया इसको सब्सक्राइब भी करें, और यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है, और दर्शकों तक अपने साथियों तक पहुँचाएँ, और यदि आपकी कोई समस्या है राइस से जुड़ी हुई, राइस ट्रेड से जुड़ी हुई, तो आप हमें लिखकर भेजें, हम उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे और बात भी करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्ते।